बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लिनिकल ऑफ लोअर लिम्ब की पार्ट 3 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डिस्कस में मोर और लेस केएलएम के सारे क्लिनिकल्स करता हूँ। ये अलग बात है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो वीडियो के एंड में इंशाल्लाह बता दूंगा कि कौन से इनमें से एग्जाम के लिए करने वाले हैं और कौन से फालतू के थे। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास पॉप्लिटियल एब्सेसेस। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इसमें बस पॉइंट ने ये बताया हुआ है कि हमारे पास जो डीप पॉप्लिटियल फेशिया होता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और काफ़ी टाइट होता है। इसकी वजह से इस एरिया में अगर कोई एब्सेसेस हो, यानी कोई पस फॉर्मेशन हो या कोई ट्यूमर हो, तो वो हाईली पेनफुल होता है। ये कहीं स्वेयर पेन इस जगह पे होती है। इसी तरह फिर बीडी में उन्होंने पोप्लिटियल लिम्फ नोड्स का भी जिक्र किया हुआ है कि अगर लेटरल साइड ऑफ द फुट में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो पोप्लिटियल लिम्फ नोड्स इनलाज हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरह डायग्राम उन्होंने शो किया हुआ है। फिर नेक्स्ट निकल आता है हमारे पास पोप्लिटियल पल्स का। अच्छा, चूंकि पोप्लिटियल आर्टरी थोड़ी सी डीप आर्टरी होती है, इसलिए पल्स थोड़ी मुश्किल से फील होती है। हम करते हैं क्या है, जिस तरह डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये नी को हम फ्लेक्स करते हैं और फिर थोड़ा इन्फीरियर पोप्लिटियल फोसा वाली जगह पे जब हम पैल्पेट करते हैं तो हमें पोप्लिटियल पल्स फील हो जाती है। ठीक है, अगर पोप्लिटियल पल्स फील हो रही है तो फिर ठीक है, अगर फील नहीं हो रही तो फिर इसका मतलब है फेमोरल आर्टरी में कोई ना कोई ब्लॉकेज है या ऊपर कोई कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा वगैरह है। सिंपल सी थी पोप्लिटियल पल्स। फिर नेक्स्ट आया था हमारे पास पोप्लिटियल एन्यूरिज्म एंड हैमरेज। एन्यूरिज्म में होता ये है कि जो पोप्लिटियल आर्टरी है वो थोड़ी सी फूल जाती है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि पोप्लिटियल आर्टरी फूली हुई है या यहाँ पे कोई लिम्फ नोड वगैरह फूले हुए हैं, चक्कर क्या है। तो बेसिकली हमें पल्सेशंस फील होती हैं और उसके अलावा स्टेथोस्कोप यूज़ करेंगे तो हमें एबनॉर्मल आर्टीरियल साउंड भी फील होती हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है यार, ये पोप्लिटियल एन्यूरिज्म ही है और कोई चीज़ नहीं है। और चूँकि करीब से टिबियल नर्व गुजरी होती है, इसलिए पोप्लिटियल एन्यूरिज्म से वो नर्व भी कंप्रेस हो जाती है और पाँव में और लेग में मुख्तलिफ जगहों पे पेन भी फील हो रही होती है। ठीक है, अच्छा फिर हैमरेज में क्या होता है, फीमर के डिस्टल पार्ट की या नी जॉइंट में यहाँ पे कोई फ्रैक्चर वगैरह हो तो चांसेस होते हैं कि ये जो आर्टरी है ये हो जाएगी रप्चर। ठीक है, और इसके करीब से वेन गुजरी होती है वो भी रप्चर हो सकती है। और जब दोनों रप्चर हो जाए तो हो सकता है कि आर्टरी और वेन के अंदर एक कनेक्शन सा बन जाए, यानी एक आर्टरी और वीनस फिस्टुला बन जाए। ठीक है, अब बड़ा ज़रूरी है कि जो डॉक्टर है वो इस चीज़ को चेक कर सके। अगर ये रिकग्नाइज ना कर सका तो इसका बड़ा लॉस हो सकता है टांग और पाँव को काटना ही पड़े। फिर आता है इंजरी ऑफ द टिबियल नर्व। हम ना अब शियाटिक नर्व की ब्रांचेस को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं टिबियल नर्व को। इंजरी टू द टिबियल नर्व, चूँकि टिबियल नर्व डीप होती है और ज़रा सेफ पोजीशन पे होती है, इसलिए इंजरी टू द टिबियल नर्व अनकॉमन है। और याद रखना, जो चीज़ प्रैक्टिकली अनकॉमन होती है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो अनइम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, बहरहाल अगर कोई डीप ज़ख़म लग जाए या नी की पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो जाए तो इंजरी टू द टिबियल नर्व हो जाती है। और इंजरी टू द टिबियल नर्व हो जाए तो फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द लेग फारिग हो जाते हैं और बंदा बेचारा प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट नहीं कर पाता। ठीक है, कुछ वजह फ्लेक्सर मसल्स फारिग हो गए हैं, तो ये सिंपल सी चीज़ थी। फिर शियाटिक नर्व की दूसरी ब्रांच कॉमन फिब्युलर नर्व या कॉमन पेरोनियल नर्व की तरफ आते हैं। तो इंजरी टू द कॉमन फिब्युलर नर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है। ठीक है, असल में बात ये कॉमन फिब्युलर नर्व चूँकि सुपरफिशियल है तो इसलिए ज़ख़म वगैरह से डायरेक्ट ट्रॉमा से इसके इंजर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसी तरह फिब्यूला के जो हेड के बिल्कुल इर्द गिर्द घूम रही होती है, इसलिए फिब्यूला के हेड के फ्रैक्चर की वजह से भी इसके डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो यानी इस नर्व के डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जब ये नर्व डैमेज होती है तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग और लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के मसल बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। ठीक है जनाब वाली, जब ये फारिग हो जाएंगे तो डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट हो नहीं सकेगी और इसको हम कहते हैं फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, जब फुट ड्रॉप होता है ना तो इंसान की चाल नॉर्मल ही रहती। ठीक है, कोई ना कोई एबनॉर्मल गेट होती है। तो तीन तरह की एबनॉर्मल गेट्स यहाँ केले में उन्होंने डिस्कस की हैं। या तो वैडलिंग गेट होती है, यानी इंसान एक तरफ झुक के चल रहा होता है। ये वैडलिंग गेट हमने ट्रेंडनबर्ग साइन में भी डिस्कस की थी। यहाँ पे भी फुट ड्रॉप की वजह से भी वैडलिंग गेट हो सकती है। ठीक है, फिर दूसरी होती है स्विंग आउट गेट। इसमें क्या होता है कि जिस लिम्ब में है ना फुट ड्रॉप, उस साइड पे बंदा जब चल रहा होता है तो उसको बड़ी लेटरल साइड पे स्विंग करके आगे लाता है, यानी ज़रा घुमा के आगे लाता है ताकि पाँव नीचे घिसटे ना। ठीक है, और फिर तीसरी आती है आपके पास हाई स्टेपिंग गेट या स्टेपेज गेट। इसमें ये होता है कि जिस साइड पे फुट ड्रॉप होता है ना, उस साइड की टांग को बंदा ज़्यादा उठा के चलता है ताकि पाँव नीचे ना लगे। ये आप देख सकते हैं कि ये जो बंदा है ये अपने घुटने को ज़्यादा फ्लेक्स कर रहा होता है इसके अंदर। अब इस पेशेंट की लेफ्ट साइड पे फुट ड्रॉप है तो आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड के घुटने को ज़्यादा ऊंचे लेवल पे लेके जाता है ताकि उसका पाँव नीचे घिसटे ना। ये देख रहे हैं आप, एक हाई स्टेप लेता है वो, जिसमें घुटना ज़्यादा ऊपर उठाता है, यानी घुटना भी ज़्यादा फ्लेक्स करता है और हिप जॉइंट भी ज़्यादा फ्लेक्स करता है वो। तो इसको हम कहते हैं स्टेपेज गेट। ठीक हो गया, तो ये तो बात हो गई इंजरी ऑफ कॉमन फिब्युलर नर्व की। अब अगर कॉमन फिब्युलर नर्व को कुछ नहीं हुआ, उसकी ब्रांचेस को कुछ हो गया, तो हम ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। पहला डिस्कस करते हैं डीप फिब्युलर नर्व को।
डीप फिब्रिलर नर्व की ना आमतौर पे इंजरी नहीं होती, इसकी इंट्रैपमेंट होती है, यानी कंप्रेशन वगैरह हो जाता है। ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की नर्व है। अब अगर आप बहुत एक्सेसिव यूज़ ऑफ मसल्स कोई करे और मसल्स थोड़े से फूल जाएं या कोई इस तरह का इशू आ जाए तो उसके रिजल्ट में ये नर्व बेचारी कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है। इसी तरह बहुत टाइट बूट्स पहने जाए, जिस तरह आमतौर पे स्की बूट्स बहुत टाइट होते हैं, तो स्की बूट्स की वजह से भी ये वाली नर्व दब जाती है और इसके दबने की वजह से फिर एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में पेन होती है। तो इसलिए इसको स्की बूट सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है, या कोई सॉकर शूज़ की वजह से भी हो सकता है। फिर इसी तरह दूसरी ब्रांच सुपरफिशियल फिब्रिलर नर्व को भी देख लेते हैं। तो सुपरफिशियल फिब्रिलर नर्व की इंट्रैपमेंट भी इसी तरह से कोई एंकल स्प्रेन हो उसकी वजह से बहुत स्ट्रेच हो सकती है ये, या वही मसल का बहुत यूज़ हो रहा है तो उसकी वजह से हो सकती है, और नमनेस आपको फील हो सकती है सुपरफिशियल फिब्रिलर नर्व की इंट्रैपमेंट में। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ थी, कोई इतनी मुश्किल नहीं थी और कोई इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी। अच्छा, फिर नेक्स्ट बड़ी सिंपल सी चीज़ है ये कंपार्टमेंटल इन्फेक्शंस। बात असल में ये कि लेग में जब के बन रहे होते हैं ना एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल कंपार्टमेंट, ये फेशियल वगैरह की वजह से बड़े टाइट से कंपार्टमेंट होते हैं। इसीलिए अभी हमने पहले भी पढ़ा ना कि कोई मसल स्वेल कर जाए, कुछ होता है तो नर्व कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि ये कंपार्टमेंट्स बड़े टाइट से होते हैं। तो यहाँ पे वो यही बात बता रहे हैं कि किसी कंपार्टमेंट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, कोई पस फॉर्मेशन हो जाए तो उस कंपार्टमेंट के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। और आमतौर पे बता रहे हैं कि ये जो पस वगैरह होती है ये नीचे की तरफ ट्रैवल करती है, या जो इन्फेक्शन है वो नीचे की तरफ बढ़ती है। बहुत कम केसेस में सिर्फ लेटरल कंपार्टमेंट में ऐसा होता है कि ये इन्फेक्शन ऊपर की तरफ भी आ सकती है, पोप्लिएटल फोसा वाली साइड पे भी इन्फेक्शन आ जाती है, ठीक है। तो बस वैसे एक जनरल सी बात बताई हुई है। और उसको ट्रीट करने के लिए कई दफ़ा हमें फेशियोक्टोमी भी करनी पड़ती है, यानी कि फेशिया को सर्जरी करके काट देते हैं ताकि प्रेशर थोड़ा रिलीज़ हो जाए और इन्फेक्शन को हम निकाल सकें। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास शिन स्प्लिंट्स। अच्छा, शिन ना कॉमनली हमारी जो लेग का फ्रंट साइड होती है उसको शिन भी कहते हैं, और चूँकि यहाँ पे टीबिया होती है इसलिए टीबिया को कई दफ़ा शिन बोन भी कहते हैं, ठीक है। तो वो यही बता रहे हैं कि टीबिया के लोअर 2/3 में अगर कोई स्वेलिंग या पेन वगैरह हो तो उनको हम कहते हैं शिन स्प्लिंट्स। वजह इसकी क्या होती है कि सामने के जो मसल्स हैं उनका बहुत ओवर यूज़ कर लिया है, ख़ासतौर पर जो टिबियालिस इंटीरियर मसल है, तो ओवर यूज़ की वजह से भी हो सकता है, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले जो लोग हैं, यानी सुस्ती वाले जो लोग हैं, वो कभी बहुत लंबी वॉक करने का सोच लें तो उनको भी हो सकता है, या बग़ैर वार्म अप के एकदम कोई भागना शुरू कर दे, एक्सरसाइज शुरू कर दे तो हो सकता है। होता ये है कि टिबियालिस इंटीरियर थोड़ा बहुत टीयर हो जाता है या इस तरह का कोई इशू आ जाता है। शाफ्ट ऑफ द टीबिया की थोड़ी बहुत पेरियोस्टियम जो है वो टीयर हो जाती है। बस इन शॉर्ट यही है कि शिन के अंदर किसी वजह से पेन होती है, उसको हम शिन स्प्लिंट्स कह जाते हैं, ठीक है। फिर आती है फेबेला। इसको क्लिनिकल तो ना ही कहें, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ही समझें कि जिस तरह हमारे कॉर्डिसेप्स फेमोरस के अंदर एक सेसामॉइड बोन फॉर्म होती है ना, जिसको हम कहते हैं पटेला, यानी नी बोन जो होती है, सेसामॉइड बोन होती है ना, इसी तरह गैस्ट्रोक्नीमस के लेटरल हेड के अंदर वहाँ पे भी कई दफ़ा 3 to 5% लोगों में, बहुत चंद एक लोगों में एक सेसामॉइड बोन डेवलप हो जाती है, छोटी सी, जिसको हम कहते हैं फेबेला, ठीक है। तो ये उन्होंने रेडियोग्राफी भी शो किया है फेबेला। तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्लिनिकल था। फिर आ जाता है हमारे पास कैल्केनियल टेंडनाइटिस। अच्छा, आगे काफ़ी सारे क्लिनिकल्स जो है ना वो इसी टेंडन के हैं, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ एक दफ़ा। ये होता है कैल्केनियल टेंडन, ठीक है जी। अब टेंडनाइटिस में वो ये बता रहे हैं कि रनिंग इंजरीज़ जो होती हैं ना, उनमें से तकरीबन 9 to 18% इंजरीज़ इसी टेंडन की इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रही होती हैं, ठीक है। होता यही है, भागते करते ऐसे कामों के दौरान इसके कुछ 1-2 फाइबर्स वगैरह या मतलब थोड़े बहुत फाइबर्स इसके टूट जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे पेन शेन होना शुरू हो जाती है। कोई इसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स बात नहीं थी। अगला क्लिनिकल भी इसी टेंडन का है, कैल्केनियल टेंडन रप्चर। होता असल में ये है, जिन लोगों के अंदर कैल्केनियल टेंडनाइटिस कॉमनली होता रहता है या ऐसी कंडीशन होती हैं तो उनके अंदर रप्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब रप्चर होता है तो पहली बात तो ये कि एक साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी एक पटाखा सा आता है जब ये रप्चर होता है। और जब रप्चर हो जाता है तो फ़ौरन कैल्फ के अंदर पेन मतलब हो जाती है, और पाँव जो है वो डॉर्सीफ्लेक्स हो जाता है, और इसी तरह से वॉकिंग में भी मुश्किल आ जाती है क्योंकि वो बंदा प्लांटर फ्लेक्शन कर ही नहीं पाता। अच्छा, उसके अलावा अगर कंप्लीट रप्चर हो तो बाहर से हाथ लगा के भी स्किन में गड़ा सा भी फील हो जाता है, ठीक हो गई बात, और ब्रूज वगैरह बन जाते हैं इस जगह पे। और ये एक बड़ा ही एक स्वेयर किस्म का क्लिनिकल होता है, यानी स्वेयर किस्म की इंजरी होती है। फिर ट्रीटमेंट के लिए आमतौर पे ओल्डर पीपल में और नॉन एथलेटिक पीपल में तो हम लोग नॉन सर्जिकल तरीका यूज़ करते हैं कि सर्जरी के बगैर ट्रीट करते हैं, लेकिन जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल हो, भागते फिरते हों, उनके अंदर सर्जिकल प्रोसीजर से भी ट्रीट कर लेते हैं इसको, ठीक हो गया। फिर आता है कैल्केनियल टेंडन रिफ्लेक्स। इसमें होता ये है कि जब पेशेंट ने नॉर्मली टांगें लटकाई हुई होती हैं तो हम इसके कैल्केनियल टेंडन पे कैल्केनियस से थोड़ा सा प्रॉक्सिमल ज़रा ज़ोर से रिफ्लेक्स हैमर मारते हैं, ब्रिस्कली रिफ्लेक्स हैमर मारते हैं। जब मारते हैं तो वो फ़ौरन, अगर तो नॉर्मल हो तो फ़ौरन प्लांटर फ्लेक्शन कर देता है,
ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन कर दी, इसका मतलब है उसकी नर्व्स ठीक हैं। और अगर इस तरह से नॉर्मल प्लांटर फ्लेक्शन नहीं हुई, इसका मतलब है S1 और S2 नर्व में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। इसका एक और नाम एंकल जर्क रिफ्लेक्स भी है, ठीक है। जिस तरह वो पटेलर लिगामेंट रिफ्लेक्स को हम नी जर्क रिफ्लेक्स भी कहते हैं ना, इसी तरह इसका भी दूसरा नाम है। फिर आता है कैल्केनियल बर्साइटिस। सीधी सी बात है, कैल्केनियल टेंडन और कैल्केनियस के बीच में एक डीप बसा मौजूद होता है, ठीक है। जब इंसान बहुत ज़्यादा रनिंग करता है, बास्केटबॉल खेलता है, टेनिस खेलता है, तो इस जगह पे इतनी एक्सेसिव फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है कि बरसा मोहतरम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इसकी वजह से फिर पेन भी होती है। बस इतना सा क्लिनिकल था, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्लिनिकल आता है एब्सेंस ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन। इसमें वो ये बता रहे हैं कि अगर कैल्केनियल टेंडन के रप्चर की वजह से या काफ के मसल पैरालाइज्ड हैं या किसी भी ABC वजह से प्लांटर फ्लेक्शन नहीं हो पा रही, तो घबराना नहीं है भाई। ग्लूटियस मैक्सिमस और हैमस्ट्रिंग के कुछ एक्शंस की वजह से कुछ ना कुछ गुजारा इस बंदे का हो जाएगा, ये बंदा चल लेगा, ठीक है जी। फिर वो बता रहे हैं कि स्टांस फेज में बंदा फुट को लेटरली रोटेट करेगा और वेट जो है फलानी जगह पे डालेगा। यार इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए, बस हमें पता चल गया कि गुजारा हो जाएगा, दैट्स इट, कहानी खत्म। हम अगला क्लिनिकल देखते हैं और वो है गैस्ट्रोक्नीमियस स्ट्रेन। इसको वैसे ना टेनिस लेग भी कहते हैं। होता असल में ये है कि आमतौर पे 40 ईयर्स से ज़्यादा एज के लोगों में जब गैस्ट्रोक्नीमियस ओवर स्ट्रेच हो जाता है, तो उसकी ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से मीडियल साइड पे थोड़ी सी टेयरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से बंदे को पहले पेन होती है, फिर स्वेलिंग होती है और फिर स्पैज्म होता है, यानी कि वो गैस्ट्रोक्नीमियस कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट कर देता है। अब बंदा पूछे गैस्ट्रोक्नीमियस ओवर स्ट्रेच होता कैसे है, तो अगर एंकल जॉइंट को डॉर्सीफ्लेक्स कर लिया जाए और नी को फुल एक्सटेंड किया जाए, तो इस पोजीशन में गैस्ट्रोक्नीमियस मैक्सिमम स्ट्रेच होता है, ठीक है। जिस तरह इस बंदे की भी पिछली टांग देखी जाए तो इसकी जो एंकल जॉइंट है वहाँ पे डॉर्सीफ्लेक्शन है और नी जॉइंट फुली एक्सटेंडेड है, तो ऐसी कोई सूरत हाल होती है जिसमें ये मसला बन जाता है। नेक्स्ट क्लिनिकल तो नहीं कहना चाहिए, वैसी इन्फॉर्मेशन है वीनस रिटर्न फ्रॉम लेग के बारे में। हमें पता है लेग के अंदर ना बड़े टाइट से कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। इन कंपार्टमेंट्स के अंदर जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो वो मसल्स इनके बीच में मौजूद वेन्स को यार दबोच देते हैं। जब दबोचते हैं तो जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ पंप हो जाता है और इस तरह से वीनस रिटर्न चलता रहता है। इनको हम काफ पंप भी कह सकते हैं, ठीक है। और चूँकि ये कंपार्टमेंट्स बड़े टाइट होते हैं, इनके इर्द गिर्द आपको पता है फेशिया बड़े अच्छे होते हैं, तो इस वजह से ये पंप बड़ा इफेक्टिवली काम करता है, वेन्स को बड़े अच्छे से कंप्रेस कर पाते हैं। फिर 2-4 लाइनें KLM में एक्सेसरी सोल्जर्स के बारे में भी लिखी हुई हैं कि कैल्केनियल टेंडन के मीडियल साइड पे बहुत थोड़े लोगों में, यार तकरीबन 3% लोगों में एक फालतू का मसल हो जाता है जिसको हम एक्सेसरी सोल्जर्स कहते हैं, ठीक है। जिन लोगों में ये होता है वो अगर बहुत देर एक्सरसाइज करें तो हो सकता है इसकी वजह से थोड़ी बहुत ही पेन या स्वेलिंग वगैरह भी हो जाए, बस और कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। लास्ट में आता है पोस्टीरियर टिबियल पल्स। अच्छा, मीडियल मैल्योलस और कैल्केनियल टेंडन के बीच में हम इस पल्स को फील करते हैं, टिबियल आर्टरी की पल्स को फील करते हैं, और उसके लिए पाँव को भी इन्वर्ट करवाते हैं ताकि रेटिनाकुलम जब रिलैक्स हो जाए और पल्स फील हो सके, ठीक है। अगर ऐसा ना करें तो हो तो गलत कंक्लूजन आ जाए, बंदा के नहीं जी पल्स नहीं आ रही, हालांकि असल में पोजीशन की गलती हो। अच्छा, फिर जिस तरह डायग्राम में दिखाया हुआ है, दोनों पाँव की पल्स साइमल्टेनियसली चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर पल्स फील नहीं हो रही, इसका मतलब है कोई ना कोई ऑक्लूजन है, कोई ना कोई इशू ज़रूर है। ऑल्दो जो यंग पीपल है ना, उनमें 15% जवान ऐसे होते हैं जिनकी पल्स फील नहीं हो रही होती, लेकिन वो होते नॉर्मल हैं, ठीक है। और अगर किसी बूढ़े के अंदर भी पल्स फील नहीं हो रही तो भाई ये तो नॉर्मल नहीं हो सकता, उसमें तो कोई ना कोई ऑक्लूजन वगैरह है ही है, ठीक है। यानी कि यंगस्टर्स के लिए ये इतना डेफिनेटिव चीज़ नहीं है, हो सकता है कि पल्स फील ना हो रही हो, बंदा नॉर्मल ही हो, लेकिन बूढ़ों के लिए हमें क्लियर पता चल जाता है। लेकिन ये क्लिनिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। इंजरी टू द टिबियल नर्व इंपॉर्टेंट है, इंजरी टू द कॉमन फिबुलर नर्व उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वो फुट ड्रॉप वगैरह था ना, और फिर वो जो 3 गेट्स थे, स्टेपेज गेट, वैडलिंग गेट और आउटस्विंग गेट, ठीक है, वो 3 गेट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर एंकल जर्क रिफ्लेक्स, वो जो कैल्केनियल टेंडन रिफ्लेक्स भी था, और इन्फेक्शन इन द कंपार्टमेंट्स वो भी इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि पास वगैरह आ जाए तो प्रेशर बहुत डेवलप हो जाता है। फिर इसी तरह शिन स्प्लिंट्स, ठीक है, यानी कि लेग के सामने जो लगते थे जख्म, शिन स्प्लिंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर गैस्ट्रोक्नीमियस स्ट्रेन, जिसको वो टेनिस लेग भी कहते हैं, ठीक है। तो पूछा जाएगा टेनिस लेग क्या होता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। फिर काफ पंप, जो वीनस रिटर्न के लिए पंप था, वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें और ख़ासतौर पर याद रखिए काफ पंप सोलियस मसल कर रहा होता है, ठीक हो गया, वो उसमें अच्छा रोल प्ले कर रहा होता है। तो उसके अलावा फेबुला का भी पता होना चाहिए, और बाकी भी जो बातें बताइए ना भाई, एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है। जिस तरह पोप्लीटल के बारे में बता दिया, तो पता होना चाहिए कि यार उसमें टाइट फेशिया होता है, इसलिए उन जगहों पे पेन ज़्यादा होती है। वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जो फिर सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। थैंक यू वेरी मच।